नमस्कार, मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम मेडिसिन्स बायोटेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड के अंतर्गत एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स या औषधीय प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रतिजैविक और टीकों के बारे में स्टडी करेंगे। और यह टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड और यूनिट 5 का है। अब हम यहाँ पे एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के बारे में देखेंगे। तो एंटीबायोटिक एक तरह से ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंट है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। एंटी बैक्टीरियल जो एजेंट है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक मेडिकेशन और दूसरे जो प्रिवेंशन बैक्टीरियल की फाइटिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो किल करता है या उसको इनहिबिट करता है। तो यहाँ हमने एंटीबायोटिक के बारे में देखा कि एंटीबायोटिक वो मटेरियल्स होते हैं जो कि ये माइक्रोन या किसी ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर टॉक्सिक भी होते हैं। तो इन मटेरियल्स में क्या होता है कि एक तो स्पेसिफिक लेयर की इसमें स्पेसिसिटी भी पाई जाती है एंटीबायोटिक में, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही ऐसे एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए लीथल होते हैं या हार्मफुल होते हैं। एंटीबायोटिक्स की जो खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 1929 को पेनिसिलिन का खोज की थी। जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो मोल्ड पेनिसिलियम से और स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया और कुछ बेसिलिस से गेन किए गए और इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी किया गया। और कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए नॉन टॉक्सिक होते हैं, तो इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप के एंटीबायोटिक कहते हैं। और कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो एक तरह से स्पेसिफिक स्पीसीज की ऑर्गेनिज्म को भी इफ़ेक्ट करते हैं, तो उन्हें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक कहते हैं। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन मटेरियल्स के प्रति इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, तो उनको रेजिस्टेंट स्ट्रेन कहते हैं। और जो इन नॉन टॉक्सिक मटेरियल से अनइफेक्ट रहते हैं उन पर ऑर्गेनिज्म पर एंटीबायोटिक के जो इफ़ेक्ट होते हैं उनको टेस्ट करने की जो रिएक्शंस होती है उसको सेंसिटिविटी टेस्ट भी कहते हैं। अब इसके अलावा हम देखेंगे इसके एंटीबायोटिक्स के और क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो देखा कि जो सेल वॉल और प्लाज्मा लेमा होता है उसको भी इनएक्टिव कर देता है, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके सिंथेसिस को भी एक तरह से रोक देता है, और बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस की रेट होती है उसको भी अवरुद्ध कर देता है। इसी प्रकार इसमें बैक्टीरिया में जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की रिएक्शंस होती हैं उसको भी ये रोक देता है। इसलिए ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, या तो रुक जाती है वो ग्रोथ या उनको ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक तरह से न्यूट्रिशन जैसे होने वाले जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं उनसे इनमें मुक्ति मिल जाती है। अब हम देखेंगे वर्क्स ऑफ एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के क्या क्या कार्य हैं। तो इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एंटीबॉडीज मेकिंग सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनहिबिट, जो कोशिका भित्ति और प्लाज्मा कला को ये क्या कहता है, इनएक्टिव निष्क्रिय बनाने वाले भी होते हैं ये। सेकेंड है एंटीबॉडीज इनहिबिटिंग सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, जो कोशिका भित्ति के संश्लेषण की जो ये करते हैं तो उसको ये इनहिबिट करते हैं। और थर्ड है एंटीबॉडीज इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करते हैं। और लास्ट है एंटीबॉडीज
अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड का जो सिंथेसिस होते हैं उसको भी अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे वर्क्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स के होते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप है कोशिका भित्ति और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो इनएक्टिव बनाने वाले एंटीबायोटिक्स कैसे होते हैं। तो कई सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। इससे नुकसान करने से क्या है कि ये इनएक्टिव हो जाते हैं और इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी इफ़ेक्ट होती है। तो इस ग्रुप के जो एंटीबायोटिक्स वो कौन कौन से होते हैं हम एग्जांपल के तौर में देखेंगे कि पॉलीमिक्सिन, निस्टेटिन, इसके अलावा फोरेटिनिन। इस प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इस टाइप के हैं। इसके अलावा जो सेकंड है कि ये सेल वॉल की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करते हैं। तो इसमें एग्जांपल के तौर में हम देखेंगे पेनिसिलिन, जो कि एक कॉमन और पॉपुलर है। और इसके अलावा सिफलोस्पोरिन और बेसिट्रेसिन, ऐसी इसी प्रकार सिस्टोसिसिन, ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। और ये एक तरह से ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और इनकी ग्रोथ होती है उसको भी इनहिबिट करते हैं। तो इसकी ग्रोथ में कमी आ जाती है और इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बैक्टीरिया से फ्री हो जाते हैं। इसी प्रकार जो इसका थर्ड टाइप है कि प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करने वाले एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। तो इसमें एग्जांपल के तौर में हम देखेंगे कि टेट्रासाइक्लिन्स और कार्बेमाइसिन, इसके अलावा लिनकोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकेसिन, ऐसे और भी कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ऐसे और से एंटीबायोटिक भी होते हैं इसके अलावा भी। ये क्या करते हैं ये सारे एंटीबायोटिक्स, तो राइबोसोम्स की 50S और 30S सब यूनिट्स होती है उनके साथ ये क्या करते हैं बाइंड होकर और इनकी प्रोटीन सिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है उसको ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो पेनिसिलिन जो अमीनो एसिड की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन अमीनो एसिड और ये शुगर के जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस होती हैं उसमें भी ये डिस्टर्ब कर देते हैं उसको। तो इसलिए इनकी जो प्रोटीन सिंथेसिस की रेट है वो एक तो लंबी हो जाती है और वो कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो ये एंटीबायोटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो किसी भी स्टेप पे इसके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं और बैक्टीरिया को एक तरह से ही ख़त्म कर देते हैं। अब वर्क्स ऑफ एंटीबायोटिक के अंतर्गत जो लास्ट हैं न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को भी ये इफ़ेक्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे मिटोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन और नेडिमिक्सिल एसिड। ये सारे डीएनए के जो सिंथेसिस होते हैं उसको इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये रिपोक्सिन जो आरएनए के सिंथेसिस है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए इनमें क्या होता है कि आरएनए और डीएनए दोनों के सिंथेसिस इफेक्ट करते हैं। तो इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ और डिवीजन की जो रेट होती है वो भी एक तरह से रुक जाती है। तो जो न्यूट्रिएंट्स की जो सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को ये इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन सिंथेसिस ऑफ न्यू एंटीबायोटिक सब्सटेंस। जो आनुवांशिकी इंजीनियरिंग होती है उनके द्वारा जो नए एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका सिंथेसिस में किस तरह ये हेल्प करते हैं। तो एंटीबायोटिक जो मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उनके स्ट्रेन में चेंजेस करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक बनाने वाले बैक्टीरिया का उपयोग इनको इंडस्ट्रियल लेयर पर प्रोडक्शन के लिए इनसे किया जाता है। तो इन बैक्टीरिया में क्या होता है कि इनके जीनोम में स्पेसिफिक जीन्स
इंसर्ट करके यह रिएक्शंस होती है उनको कराई जाती है। जैसे कि सेल फ्यूजन टेक्निक है, इसका यूज करके और जो अच्छी नेचर के स्ट्रेन होते हैं उनको गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस डायग्राम को हम देखेंगे कि पेनिसिलिन जो इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में देखेंगे इसको किस प्रकार से कैसे इसका प्रोडक्शन किया। जैसे कि जो पेनिसिलिन होती है उसके बारे में हमने देखा था भी कि इसके सबसे पहले इसको फ्लेमिंग ने 1929 में इसके बारे में खोजा था। तो ये पेनिसिलिन होती है, तो पेनिसिलियम नोटेटम एक मोल्ड होता है, उससे इसको प्राप्त किया था। और ये एच इन्फ्लुएंजा की जो ग्रोथ होती है उस पर ये कंट्रोल करता है। तो यहाँ हम इसके देखेंगे कि इसका प्रोडक्शन है वो किस प्रकार किया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिसको पेनिसिलियम टाइसोजीनम के कई स्ट्रेन होते हैं उनका उपयोग करके इसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया। तो अब ऐसे कई स्ट्रेन भी इससे प्राप्त किए थे जो कि जो रियल स्ट्रेन होते हैं उनकी तुलना में ये 10,000 गुना ज़्यादा पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो स्ट्रेन होते हैं उनमें म्यूटेशन के द्वारा ये प्राप्त किए थे। तो इनमें जो फर्मेंटेशन रिएक्शंस होती है उनमें फिनॉल एथेनोइक एसिड भी ऐड किया जाता है, जो कि पेनिसिलिन जी होता है उसके एक तरह से ये प्रीकर्सर मैटर के फॉर्मेशन में भी ये थोड़ी इसको तेज कर देता है। तो इसके लिए जो गहरे फर्मेंटेड टैंक होते हैं उनकी कैपेसिटी वो कई हज़ारों गैलन की होती है, उनका इसमें यूज किया जाता है। जैसे कि मक्का के जो अतिप्रवण जो लिक्विड्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन के रूप में एगार के जो साल्ट है लैक्टोस ग्लूकोज और फिनाल एथेनोइक एसिड इसमें मिक्स करके रखते हैं। तो इससे जो पेनिसिलिन क्राइसोजीनम के जो कॉनिडिया होते हैं उनको उनमें एयर को अगर फ्लो करते हैं और उनको हिलाते रहते हैं तो ये लगभग ये 200 आवर्स में इसमें क्या होता है जो जो मोल्ड होता है वो ग्रोथ कर देता है और उसमें फर्मेंटेशन की रिएक्शन होती है तो वो मैच्योर हो जाते हैं। तो इस तरह का जो एक ये लिक्विड मटेरियल्स होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है और ये कई लेयर्स में इसको फिल्टर किया जाता है और वॉश भी किया जाता है। तो फिल्ट्रेट में पोटेशियम जो आयन होता है उनको मिक्स करके इसको दोबारा से फिल्टर किया जाता है और फिर फिल्टर करने के बाद इसको ड्राई भी करते हैं। तो इस तरह से जो क्रस्टीय स्टेज में पेनिसिलिन हमें गेन हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे वैक्सीन्स या टीके के बारे में। इसके पहले हम देखेंगे जो वैक्सीन की खोज है वो किसने की थी। तो वैक्सीन की खोज का जो श्रेय है वो जेनर को दिया गया। जेनर ने 1796 में वैक्सीन्स के बारे में खोज की थी। जो वैक्सीन होती हैं वो पर्टिकुलर इन्फेक्टेड डिजीज होती है उसके प्रति उसके विरुद्ध ये एक तरह से एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन से तैयार की जाती हैं। जो वैक्सीन होती है वो एक उनमें एजेंट होते हैं जो कि ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे रिजेंबल्स शो करते हैं और ये मेड होते हैं वीक एंड से
या तो उनको वीक कर देते हैं या उनको किल करते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स को और इसके टॉक्सिन्स को। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जो अनुग्रह स्ट्रेन होते हैं वो जब किसी भी एनिमल में इंसर्ट करा दिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो एनिमल में जो बैक्टीरिया के इस जो स्ट्रेन में के प्रति इनमें ये इम्यूनिटी शो करते हैं, उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो एक अच्छे जो टीके होते हैं उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि वैक्सीन में एक तो क्या होता है जो लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और ये अगर एक बार यूज में किए जाने के लिए भी ये पूरी तरह से सुरक्षित होने चाहिए। और जो वैक्सीन्स का अगर उनको एक बार लगाया जाता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक इफ़ेक्ट होने चाहिए, और इनके जो फॉर्मेशन है वो भी इजी है, और इनका प्रोडक्शन है वो कम कीमत में ही अवेलेबल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स या टीकों के प्रकार। इसको भी 4 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है बैक्टीरियल वैक्सीन्स या जीवाणुजन टीके। सेकंड है टॉक्सिन एंड टॉक्सिकोइड वैक्सीन्स, तो आबिस और आबिसाब टीके। थर्ड है रिकेट्सियल वैक्सीन्स, रिकेट्सियल टीके। और लास्ट फोर्थ हैं वायरल वैक्सीन्स या जो विषाणुविक टीके होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट जो बैक्टीरियल वैक्सीन्स होते हैं या जीवाणुजन टीके होते हैं उनके बारे में, तो इस तरह के जो वैक्सीन्स होते हैं वो बैक्टीरिया के जो एवायरुलेंट स्ट्रेन होते हैं या तो वो डेड बैक्टीरिया सेल से तैयार किए जाते हैं, जैसे कि टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, इस तरह के जो डिजीज होती हैं उनके वैक्सीन्स इसके एग्जाम्पल के रूप में भी देखा जाता है, बैक्टीरियल वैक्सीन के रूप में। सेकंड जो टॉक्सिन और टॉक्साइड जो वैक्सीन्स होते हैं, ये कई जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उनके द्वारा अगर टॉक्सिन या टॉक्साइड सिंथेसिस करते हैं जो कि उनके न्यूट्रिशन के लिए ये हार्मफुल होते हैं। तो इस तरह के जो बायोटॉक्सिक होते हैं वो केमिकली या फिजिकली रूप से अगर उनको चेंजेस करके और जो हानिकारक नहीं होते उनको अगर ये बनाते हैं तो उनको टॉक्सॉइड कहते हैं। और इनका ट्रांसमिशन है वो किसी भी एनिमल में की बॉडी में अगर उनको किया जाता है तो ये एक तरह से वैक्सीन की तरह जो एंटीबॉडी होती है उसके संस्थान को सेंसिटिव होकर और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उस डिजीज़ के प्रति प्रोटेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार का जो वैक्सीन है उसके एग्जाम्पल के तौर में हम देखेंगे जैसे टिटनस, डिप्टेरिया और पैक्सिन के जो टीके होते हैं वो इस तरह के होते हैं। और थर्ड जो है रिकेट्सियल टीके, तो उसमें वो रिकेट्सी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे इनको बनाए जाते हैं और वो इस सीरीज में आते हैं इस तरह के टीके रिकेट्सियल। तो इन माइक्रोऑर्गेनिज्म को जैसे कि चूजे के जो एग्स होते हैं उनसे डेवलप्ड एम्ब्रियो के जो योक सेक होता है उसमें कल्चर करके और उसको फार्मेल्डेहाइड या दूसरा जो नॉन टॉक्सिक बनाकर इनको वैक्सीन के रूप में चेंज किया। तो इसका जो संचारण है उसको इसका किया गया, लेकिन इसको एग्स के प्रोटीन से एलर्जी भी होती है। अब लास्ट है वायरल वैक्सीन्स या विषाणुविक टीके।
तो ये क्या होता है, लिविंग या डेथ जो वायरस होते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं, और उनको ये वायरल जो डिजीज होती है उनके प्रति ये प्रोटेक्शन देते हैं। जो डेथ वायरस होते हैं उनसे इनको प्राप्त किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर में हम देखेंगे, इन्फ्लुएंजा के जो वैक्सीन्स होते हैं वो लिविंग वायरस से प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि पोलियो, खसरा और चेचक, इस तरह के जो टीके होते हैं वो वायरल वैक्सीन्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो सभी वैक्सीन्स होती हैं वो हार्मफुल डिजीज होती है, उनसे प्रोटेक्शन के लिए या सुरक्षा के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा या उनके टॉक्साइड द्वारा इनको तैयार किया जाता है। तो इनके फॉर्मेशन में जैसे कि WHO के अनुसार स्टेरलाइजेशन या मानकीकरण किया जाता है इनका। तो वैक्सीन्स को लगाने का समय और इनकी रेप्लिकेशन का जो टाइम है वो हर वैक्सीन की अलग अलग होती है। इन वैक्सीन्स के अलावा मॉडर्न वैक्सीन या आधुनिक टीके भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो आधुनिक वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज करके और मॉडर्न वैक्सीन तैयार की जाती है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन कंप्लीट हो चुका है।